वेलकम बच्चों। न्यूमेरिक गैलेक्सी के एग्जामिनेशन की तैयारी वाले वीडियो में वर्मा टुडे के जो झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया, आज हम उसमें ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपको याद करने में, समझने में बड़ी परेशानी होती है। अब ये देखिए, ये 13वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है। देखिए, बैंक, सबसे पहले समझना होगा कि बैंक होता क्या है। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपने बचत को, अपने पैसे को जमा करते हैं, और जहाँ पर बचत जमा करते हैं तो केवल जमा ही नहीं करते, उस बैंक में जो जमा करते हैं उससे ब्याज प्राप्त होता है, और उनका पैसा मतलब लुटाता नहीं है, उनका पैसा सुरक्षित भी रहता है। दूसरा, बैंक वो जगह है, वो है ना, जहाँ से बैंक में ज़रूरतमंदों को कर्ज मिलता है, ऋण देता है, और उससे जो ऋण लेता है उसका आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त, रास्ता साफ कर देता है। बैंक में अधिक लोग काम में लगे रहते हैं, इसलिए बैंक रोजगार भी देता है। बेरोजगारी की समस्या को भी हल करने में मदद करता है। तो बैंक क्या करता है? पहला चीज़, बैंक जो है आपको वो आपका पहला चीज़ क्या है कि बैंक आपका जमा करता है पैसा, है ना। पहला, बैंक आपका पैसा जमा करता है, और जमा करता है तो उससे क्या देता है? ब्याज देता है। और उसके बाद आपका पैसा क्या होता है कि सुरक्षित रहता है, उससे आप कमाते भी। दूसरा, बैंक क्या करता है कि आपको ऋण देता है, लोन देता है, तो आपके, है ना, आपका विकास, इससे क्या होता है? विकास होता है। तीसरा, बैंक क्या करता है? रोजगार देता है। बहुत सारे लोग जो है बैंक में लगे रहते हैं, तो ये रोजगार देता है। ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन कि श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करता है? श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों की मदद कैसे करता है, ये आप बड़ा क्वेश्चन है। श्रम कानून में कानून में लचीलापन, एक तो कानून कड़क होता है, लेकिन उसमें लचीलापन से कंपनी को क्या फायदा होता है? देखिए, संगठित क्षेत्र में कंपनी के श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है ना। तो परंतु हाल के वर्षों में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेक नियमों में छूट की अनुमति दे दी। तो भारतीय सरकार ने क्या किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को श्रम कानून में कुछ रियायत दे दिया। रियायत क्यों दिया? तो उनको ये लगा कि ये इससे कंपनी को मदद मिलेगी। अब कंपनी को मदद क्या मिलेगी? क्या था कि पहले ये कानून था कि जो कंपनी में जो लेबर होंगे उनको परमानेंट रख लिया जाएगा, और उसको, आपको कंपनी को परमानेंट काम देना पड़ेगा। लेकिन लचीलापन कर दिया गया उस कानून में कि अब, क्योंकि कंपनी वाले बोलने लगे कि सर इसमें हमारा कभी प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन लेबर को बैठा के देना पड़ता है, तो इसलिए श्रम लागत को कम करने के लिए उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनी को छोटी अवधि के लिए श्रमिक को नियुक्त करने की अनुमति दे दी। तो सरकार ने अनुमति दे दी कि भैया तुम जो है, आप किसी लेबर को जितना ज़रूरत हो, 2 महीने 3 महीने
आप उसको रख लो, जब तक काम है आपका कर लो, उसके बाद बैठा करके आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। काम का दबाव कम होते ही ये कंपनी ऐसे अस्थायी कर्मचारी की छंटनी कर सकती है। तो इससे क्या हुआ कि लागत, श्रम लागत जो कंपनी को ज़्यादा पड़ता था, जिससे कि उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती थी, वो कम हो गया कंपनी ने भारत में। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में अपना कारोबार शुरू कर दिया और बहुत सारे तो इससे कंपनी को फ़ायदा मिला ना। कंपनी को क्या फ़ायदा मिला? श्रम लागत कम हो गया और उससे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। जब तक ज़रूरत है लोगों को तब तक काम पर रख सकते हैं, उसके बाद अस्थायी श्रमिकों को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी को फ़ायदा हुआ। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि महामंदी 1929 और 1934 के पीरियड में भारत में आयात और निर्यात व्यापार में 50% कमी आ गई थी। कब? 1929 और 1934 में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में 50% कमी आ गई। कितने परसेंट? 50%। इस महामंदी का बंगाल का कौन सा उद्योग होता है? पटसन, जूट पैदा करने वाला उद्योग पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन तो उसका पैदावार पर असर पड़ा। उससे असर क्या हुआ? पटसन के मूल्यों में कोई 60% की, जूट के मूल्य में 60% की गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के पटसन उद्योग बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ के तले दब गए। छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से नहीं बच सके। उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। सरकार उनके भूमि कर तथा अन्य करों में कोई कमी नहीं की। अगला क्या है? 1930 में शुरू होने वाला सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र। तो आर्थिक मंदी की वजह से 1930 में शुरू होने वाला सिविल अवज्ञा आंदोलन इसी का परिणाम था। किसका परिणाम था? आर्थिक मंदी का। ग्रामीण क्षेत्र में अशांति बन गई। अब चलिए, आपका एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती। कैसे? तानाशाही शासन में लोगों की गरिमा और लोगों की आज़ादी नहीं बनी रहती है। क्योंकि तानाशाह जो है कभी भी किसी को पकड़ के उठा के बंद कर सकता है, कोई भी सज़ा दे सकता है ना। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है। कैसे? तो ये कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कई लोगों से सम्मान पाना चाहता है। तो लोकतंत्र में केवल एक राजा नहीं होता है, कई मंत्री होते हैं। बहुत सारे लोग लोकतंत्र में होते हैं, तो कई लोगों से सम्मान आदमी को मिलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को भाषण देने, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है ना। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज्ञा होती है। ये नहीं कि जो राजनीतिक दल चुनाव के पहले ये कर सकते हैं, चुनाव के पहले बाद में वो कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वर्गों का, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो इसी तरीके से लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा, नागरिकों की आज़ादी बनी रहती है, जबकि तानाशाही शासन में ऐसी स्थिति नहीं रहती है। बच्चों, आप एकदम युद्ध स्तर पर पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और ये ज़रूरी भी है। आप
के एग्ज़ाम आपके सर पे आ गए हैं, 10 साल की मेहनत का फल मिलने वाला है। इसे बड़े जोश के साथ में पूरे एक एक नंबर के लिए लड़ाई लड़िए और एक एक वर्ड पढ़ते जाइए, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपका एक एक नंबर जोड़ करके मिले, कोई नंबर ना कटे। इन्हीं का शुभकामनाओं के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।